एक बार गलती से पेरेंट टीचर मीटिंग में चले गए, कभी जाते नहीं थे, एक बार ऐसे चले गए तो मैडम ने हमारी की पढ़ता नहीं है। बोले हाँ वो नहीं पढ़ेगा, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ है। तो मैडम ने कहा तुम तो कम बर्बाद हो, तुम्हारे पिताजी ज्यादा बर्बाद है। तो ये हुआ कि भैया आपकी बार पिताजी को मत बुलाना, इनकी माताजी को बुलाओ। पैसा दिए, पैसा ऋषिकेश में पैसा दिए, और हमसे एक बात कहे जो आज तक मेरे दिमाग में कौनती है। कहे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुमको आकर ऐसे पैसा देकर जाता रहूंगा। और 7 महीना कभी उन्होंने रिदम नहीं टूटा। 7 महीना आते थे, पैसा देते थे, फिर जाते थे। और उससे बड़ी मजेदार बात, खुद तो आते थे, हर महीना देके जाते ही थे, हर महीना गांव के किसी एक आदमी को भेज देते थे कि जाओ हरिद्वार टहलाओ, ऋषिकेश। अब हमारे गांव का आदमी आ रहा है, हमसे मिल लगा है, भैया सोचन चली ऋषिकेश घूम आई। तो पहली बार जब कोई आदमी आया तो हमें लगा हो सकता घूमने आया होगा। तो कहीं हम काका से कहें ऋषिकेश जाए थे तो हमें कुछ पैसा दी नहीं, रख लो। कहना अच्छा। जब दूसरे महीने एक आदमी मेरे गांव से ऋषिकेश आया तब तो मैंने उसको पकड़ लिया तुरंत। हम कहें तू भिखमंगा, खैनी मांगे खाने वाले आदमी, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे? तब बताया उसने कि बाबूजी पैसा दी नहीं, कहीं नहीं जाओ और बेटे को देख कर आना और पैसा देख कर आना, वही भगवान है माँ बाप, और कोई भगवान नहीं है धरती पर। एक हमारे मित्र हैं, उनसे 100 रुपया मांगा था, मैंने नहीं दिया। उन्होंने 100 रुपया, 100 सिर्फ 100 रुपया नहीं दिया। बाद में 5 लाख रुपए घड़ी दे गए। फिर कहे अवध यार एक काम है। हम कहें काम ना तो करेंगे और ना होने देंगे। हम भगवान नहीं हैं। एक कहावत कही जाती है, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड। क्षमा करना भगवान का काम है। हम भगवान नहीं हैं, क्षमा तो नहीं करेंगे। पर किसी को यहां भी नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, ये दुनिया है। तुम्हें रोज एक नया कैरेक्टर मिलेगा, रोज। ये दुनिया है, हर दिन एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें डिप्रेस करेगा, परेशान करेगा। और तुम अपने सपने को बताते, इसीलिए सारे सपने बंद आंख से भगवान दिखाता है कि देख के चुपचाप बैठे रहो, किसी को बताओ मत। तुम सबसे गाने लगते हो, बस वहीं पे समाज तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। तो विवेक जैसे ही तुम्हारे अंदर पैदा होगा वैसे ही समझ पैदा हो जाएगी। समझ कैसी? रैंचो जैसी। देखो कितना समझदार आदमी है वो, उसकी पूरी सीन देखो, पूरी वो एक मैं तुमको इंस्टेंस सुनाता हूं। 3 इडियट लगभग सबने देखी ना। उसमें जब वो लोग एग्जाम देने जाते हैं, हॉस्पिटल से एग्जाम देने जाते हैं ना, तो लेट हो जाते हैं। तो टीचर कहता है तुम लेट हो गया, अब हम तुम्हारा पेपर नहीं लेगा। तो पहले तो वो रिक्वेस्ट करते कि सर प्लीज, सर प्लीज, सर प्लीज। वो कहता नहीं लेगा। कहते सर जानते हैं आप हम कौन है? कहता तुम प्रधानमंत्री का बेटा होगा तो भी नहीं लेगा। कहते सर आपको हमारा नाम पता है, हमारा रोल नंबर पता है? कहता नहीं। सारी कॉपी मिला देते हैं सब एक दूसरे में। उसको कहते हैं समझ। परिस्थितियों से समझ से निपटा जाता है, ज्ञान वान कुछ काम नहीं आता, समझ। तो विद्या सबसे पहले क्या पैदा करती है? विवेक पैदा करती है। विवेक के साथ क्या पैदा करती है? समझ पैदा करती है। धन्यवाद। समझ। और जैसे ही विवेक और समझ पैदा होगा वैसे एक तीसरी चीज पैदा हो जाएगी, उत्साह। डॉक्टर अंबेडकर का एक किस्सा सुनाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर 3 मूर्ति फोटो लगाओ अपने घर में, 3। एक डॉक्टर अंबेडकर की लगा लो कि पढ़ना है किसी भी कीमत पर, और महापुरुष किसी जाति और धर्म के नहीं होते। महापुरुष सिर्फ महापुरुष होते हैं, वो किसी जाति और धर्म के नहीं होते। एक फोटो लगाओ डॉक्टर अंबेडकर की कि किसी भी कीमत पर पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा ने उस दलित को भारत में भगवान बना दिया। तो तुम काहे पीछे हो? तुम भी पढ़ो। नारा देके गए डॉक्टर अंबेडकर कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक फोटो लगा लो विवेकानंद की कि ध्यान और योग करना है, तब
तभी मन की ताकत पैदा होगी। जंगल में हिरण डर डर के घूमता है क्योंकि मन से भी कमजोर है और शरीर से भी कमजोर है, लेकिन जंगल में शेर डर के नहीं घूमता, क्योंकि ना तो मन से कमजोर है और ना शरीर से कमजोर है। तो मन की भी ताकत बढ़ा लो और शरीर की भी ताकत बढ़ा लो। किसके द्वारा? ध्यान और योग के द्वारा। कंपल्सरली कर लो। कोई तुम में से सूर्य नमस्कार करता है? अभी कराएंगे अपने साथ, यहां जान लेना, ऐसे जाने नहीं देंगे। तो उत्साह, तो डॉक्टर अंबेडकर लंदन में थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे, ज्यादा पैसा था नहीं उनके पास। उत्साह देखो, उत्साह, उत्साह जीवन में कितनी क्रांतिकारी चीज है। तो पैसा ज्यादा था नहीं, तो दोपहर में जब लंच होता था तो एक पैटीज जेब में रखे रहते थे, वैसे मेज पे सर रख के वहीं बाहर नहीं निकलते थे लाइब्रेरी से, और वहीं पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने उनको पकड़ लिया तो रस्टिकेट कर दिया कि आप जाओ बाहर, आपने लाइब्रेरी का नियम तोड़ा है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने उनको बताया कि सर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। देखो व्यक्तित्व देखो, पहले दिन जाके नहीं रोए। आज ज्यादातर लोग जो गरीबी का रोना रोते हैं वो मानसिक गरीब हैं। धन तो बैंकों में बहुत रखा है, कोई लेने वाला तो हो, लेकिन मानसिक गरीबी का कोई उपचार नहीं है। और जब लाइब्रेरियन ने उनकी कहानी सुनी तो लाइब्रेरियन ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि देखो हम तुम्हें छूट दे देंगे, पढ़ने का मौका भी देंगे, पर एक शर्त है कि कल से दोपहर का खाना तुम हमारे साथ खाओगे। उत्साह जो है ना, उत्साह वो सारे बाधाओं को स्वतः खत्म कर देता है। जब हिंदुस्तान लौट कर आए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, तो जिस जहाज में उनकी किताबें आ रही थी वो डूब गया था, कार्गो वाला शिप। तो जिस जहाज में वो आए थे खुद, उसमें थोड़ी सी किताबें लेकर आए थे। थोड़ी मतलब कितना? 60,000, 60,000। हमने तो कहा है नेताजी हमारे धीरज जी, मैंने इनसे कहा यार राजनीति करो, कहां गए? अरे आओ यार, तुम्हारा जो है धीरज तिवारी जी से मैंने कहा कि भैया देखो मुझे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे, मैं 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहा था, अब हमसे किसी से हाथ नहीं जोड़ा गया। कोई बुजुर्ग होगा तो जोड़ लेंगे, फर्जी क्या ये अब हमसे कुछ बोलोगे तो हम भी तो पलट के बोलेंगे, हम ठेकेदार हैं तुम्हारे ऊपर जी रहे हैं। तो कहें भैया ये तो सदन में जाने से पहले इतना बोल रहा है, चला जाएगा तो और ज्यादा बोलेगा। खैर नहीं, एक लीडर है उत्तर प्रदेश की जिन्होंने मुझे बुलाकर टिकट देने की बात की, बहन मायावती। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें कहा कि मास्टर आपको जहां से चुनाव लड़ना है आप जाके लड़िए, मैं आपको टिकट देती हूं, हर तरह से आपकी मदद करूंगी। तो मैं चाहता हूं पढ़े लिखे लोग नेता बने। मैंने इनसे भी आते पूछा, मैंने कहा नेतागिरी में इंटरेस्ट है? तो मुस्कुराए। मैंने कहा है तो भगवान चाहेगा तो 27 का इलेक्शन इन्हें जिताया जाएगा। लड़ते तो सब लोग हैं, इनको जिताया जाएगा, क्योंकि जब तक पढ़े लिखे आप सब ये छोटा मोटा गोल मत बनाओ और कोशिश किया करो महीने में 4 दिन कम से कम बाहर सो, छत आसमान देखो। आसमान जितनी दूरी देखोगे उतना ज्यादा सोचने की क्षमता का भी विकास होगा। तो शिक्षा सिर्फ रटने का नाम नहीं है, शिक्षा नाम है विकास का, शिक्षा नाम है समझ का, शिक्षा नाम है उत्साह का। और अगर विकास, समझ और उत्साह पैदा हो गया तो एक आध मैच तुम हार सकते हो, पर जिंदगी में असफल कभी नहीं रहोगे। अरे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हारे ना, कितना गाली दिया हिंदुस्तान की जनता ने, और फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। फिर जनता तारीफ कर रही है कि बहुत बढ़िया, शेर जैसा खिलाड़ी है, शेर जैसा खेलता है। जनता की चिंता मत किया करो। जनता का विचार 1 किलो जलेबी और आधा किलो दही पे बदल जाता है। जनता कोई, और भारत की जनता तो हमारी 70% बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधी है, बहुत सीधी। इस देश की जनता इतनी सीधी, उससे पूछो भैया किसको वोट दोगे, जेका कहो तेका दे दी। अरे तोहार कोनो मन नहीं है, और जेका कह देवो ओका तो कब्बो न दे। अगर गलती से कहू दियो कि फलाने का दे दियो, तो मैं चाहता हूं आप सारे लोग
अपने शिक्षा की दिशा बदलें। और मैंने इनसे, धीरज जी से कहा है कि हम यहाँ सिविल सेवा की क्लास का आयोजन किया करेंगे साल में कम से कम 2 बार। उस पर हम चर्चा निश्चित तौर पर आगे बढ़ाएंगे इनके साथ, क्योंकि इतना रिमोट एरिया है, इतना मतलब यहाँ हम जब ये लोग इधर बढ़े सिरसा की तरफ, मैं इधर कभी आया नहीं था। हम कहें भैया चीन लिया जा तो कहा, पहले कहो गोरखपुर चले गए, फिर कहो महाराजगंज चले गए, फिर कहो महाराजगंज में सिरसा एक जगह है। हम कहते चलो ठीक है वहां चलो, फिर देखें रास्ता वीरान होता जा रहा, हम कहें नहीं लागत है चीन उन लिया जाते भैया। तो ऐसा नहीं है कि, और आज आपके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया के द्वारा। वो जो फोन देखते हो अच्छी बात है, इसमें सारा क्लास पड़ी हुई है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरव्यू, सब। इस फोन का बेहतर इस्तेमाल कर लो। तो मैं इनसे आगे बात कर रहा था कि आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि साल में कम से कम 2 बार सिविल सेवा की क्लास का आयोजन किया जाए, जिसमें जो सिविल सेवा से संबंधित लोग हैं, जो उसके इच्छुक लोग हैं, जो बाहर नहीं आ सकते हैं, उनको उस कार्यक्रम से सहायता मिल सके। तो चूंकि समय कम है, इसलिए मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आप में से कुछ लोगों को 2-4 सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। हेलो, एक सवाल सर पूछा गया था बच्चों के द्वारा, स्कूल कैंपस में ये रखा गया था कि जो बच्चे प्रश्न पूछना चाहें वो रखें। ज़्यादातर प्रश्न बच्चों का इसी से संबंधित प्रश्न था। वह प्रश्न यह है कि यूपीएससी को लेकर के एक तो पहला कंफ्यूजन कि जो साइंस साइड के बच्चों में है कि जेई, नीट और यूपीएससी क्या हम चुने, एक पहला प्रश्न। दूसरा ये कि यूपीएससी की तैयारी हमें किस एज से चालू कर देनी चाहिए और कब इसका किस तरीके से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, जैसे जेई और नीट अगर आप जाते हैं तो वो पहला चरण है, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर और डॉक्टर आईएएस बनते हैं। वो चूंकि आप इंटर से तैयारी कर नहीं सकते, तो आप अगर इंजीनियरिंग के कोर्स में किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, एकदम जाइए। अगर आप नीट कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर बन रहे हैं, जाइए, बहुत अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आईएएस की तैयारी 19 साल की उम्र सबसे सही उम्र है, क्योंकि 2 साल लगते हैं। 19 की जो उम्र है, कुछ लोगों को, पेरेंट्स को मैंने देखा, वो 15 साल में अपने बच्चे को दिल्ली ले आए। अभी एक लड़का आया हमारी कोचिंग में, उसकी उम्र 15 साल। तो मैंने उनके पिताजी से कहा कि इसको पढ़ लेने दीजिए थोड़ा। कह रहे नहीं, अभी से पढ़ेगा तो और मजबूत हो जाएगा। तुम कहते हम नर्सरी से पढ़ाए होते। अरे 15 भी उम्र नहीं है, 19, 18 में आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, परिपक्वता पैदा होती है। 19 साल सबसे उचित उम्र है तैयारी शुरू करने की। 1 साल जमकर पढ़ाई करिए, जमकर। जिस साल आप तैयारी करिएगा उस साल कोई दूसरा काम मत करिएगा, उस साल सिर्फ तैयारी। और तैयारी मतलब कि फिर उसके बाद रटना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करना है। तो 19 साल में तैयारी और 20 साल में प्रैक्टिस। 1000 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सबसे ताकतवर चीज है। आप में से बहुत लोग प्रैक्टिस को महत्व नहीं देते हैं, पर भाई साहब पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर चीज प्रैक्टिस है। एक बस में एक पहलवान जी जा रहे थे, तो उन्होंने एक नींबू काटा और पूरा नींबू निचोड़ दिया, और फिर सारे बस वालों से कहा कि इस नींबू में से जो 2 बूंद निकाल देगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। तो एक दुबला पतला आदमी आगे बैठा था, उठ के आया, उसने वो दोनों नींबू पहलवान जी से लिया और उसमें 3-4 बूंद निकाल दिया। पहलवान जी की तो हालत खराब हो गई कि इसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो दिया उन्होंने पैसा। फिर उन्होंने उससे पूछा कि भैया क्या करते हो? कहा महाराजगंज से गोरखपुर जो बस चलती है उसमें चना बेचता हूं। तो जो आदमी चना बेच रहा है वो डेली नींबू निचोड़ रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस हो गई है। प्रैक्टिस किसी भी परीक्षा को निकालने का जो सबसे अहम अस्त्र है वो प्रैक्टिस है, उसको निगलेक्ट मत किया करिए। आप में से बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तैयारी और प्रैक्टिस, और फिर 21 साल में आप पहला अटेम्प्ट दे दिए। तो 19 साल सबसे सही उम्र। प्रीलिम्स के लिए कितना समय लगभग चाहिए होता है सर? प्रीलिम्स के लिए 3 महीना चाहिए होता है और 10 महीना मेंस के लिए। पहली तैयारी मेंस की होती है, पहली तैयारी मेंस की होती है। मेंस की तैयारी कर लीजिए, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती। प्रीलिम्स की सिर्फ प्रैक्टिस होती है, बस उसकी कोई तैयारी नहीं होती, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो 10 महीने का मेंस और 3 महीने का प्रीलिम्स। आप 3 महीने पहले, अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आप 3 महीने पहले उसका प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए।
और संभावना यह है कि आप, और आपको मैं बताऊं कि कभी कभी अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं पाठक जी, उनकी बिटिया इस बार आईएएस बन जाएगी, 100+ प्रीलिम्स में है उसका, 100+, बड़ा अच्छा पेपर गया 100+। तो संभावना यह है कि मतलब मैंने देखा कि इतना सारी चीज होने के बाद भी पढ़ाई के प्रति जो प्रेम है वो बना हुआ है, तो 3 महीना बहुत है। एक अंतिम सवाल सर, कि जैसे बच्चों का ये कहना है क्या मैं यूपीएससी के लिए काबिल हूं या नहीं, जैसे ये अक्सर सुनते भी हैं कि उनके रैंक लगभग एवरेज रहे हैं, तो क्या यूपीएससी जैसी चीज सोच सकते हैं? जो टॉपर हैं वो तो सोच लेते हैं कि हाँ भाई मेरा यूपीएससी टारगेट वहां जा सकते हैं, बट उनका क्या, जो बैक बेंचर्स हैं या एबव मिड एवरेज हैं, कि उनका क्या है, क्या वो इस बारे में सोच सकते हैं या नहीं? अब अगर बरगद का बीज ये सोच ले कि मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता हूं, बरगद का बीज देखो, बरगद के पेड़ का इतना बड़ा बीज होता है, जिस दिन अपनी क्षमताओं का विस्तार करने लगोगे ना, बरगद बन जाओगे, लोग पत्थर रख के तुम्हारी पूजा शुरू कर देंगे। तुम उस बीज से बाहर तो निकलो, खाद डालो, पानी डालो, धूप बर्दाश्त करो। अभी नहीं इतने बड़े धूप में खड़ा होगा काल कि मास्टर कातरा धूप में खड़ा हो जाओ, हीट स्ट्रोक होगा, अस्पताल में भर्ती हो गए, ये सब नहीं। भारत में एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या। अब ये मेटल है, मेटल, अगर इतने मेटल को मुझे बदलना है तो इसको मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो जैसे धातुओं को बदलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ता है, टेम्परेचर, ऐसे इंसान को खुद को बदलने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है। उस टेम्परेचर देने के प्रक्रिया को कहते हैं तपस्या। तपस्या भागने का नाम नहीं है, तपस्या सामान्य से असामान्य होने की प्रक्रिया का नाम है, वो करना पड़ेगा। 2 मिनट चाहेंगे, आप बैठिए। अभी एक कार्यक्रम चलेगा, मैं थोड़ा सा, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है आरपीआईसी स्कूल के माध्यम से है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय ने 2016 में प्रारंभ किया था और 18 में पहला बोर्ड एग्जाम दिया था, जिसका परिणाम बहुत अच्छा रहा और लगातार प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट में रैंक आते रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा उन बच्चों को जिन्होंने गत की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको सम्मानित करने का कार्य होगा। इसके तुरंत बाद साइंस एग्जीबिशन वाले प्रोजेक्ट का होगा, तो उसे आप तैयार रखिएगा। मैं 2022-23 सेशन के लिए बुलाना चाहूंगा, अगर विद फैमिली होंगे तो ये लोग आ जाएंगे। अभय नारायण फर्स्ट रैंक था और 7th रैंक इनका डिस्ट्रिक्ट में था। साइमा परवीन, मैं जिनके नाम ले रहा हूं वो उपस्थित हो तो यहाँ पर आ जाएंगे। साथ में अगर उनके परिवार से कोई भी हो, माता पिता या कोई भी हो जो उनके साथ आए हो, वो आ जाएंगे। कुंदन चौरसिया, उम्मे कुलसुम, झिलमिल गुप्ता, अंकुर चौरसिया एंड मोहिनी सिंह। अभय नारायण फर्स्ट रैंक, साइमा परवीन 2nd रैंक, कुंदन चौरसिया 4th रैंक, उम्मे कुलसुम 6th रैंक एंड झिलमिल गुप्ता 7th रैंक, अंकुर 9th और मोहिनी 9th। मेडल्स को लेकर के कोई आ जाइए, एक लोग ऊपर आ जाए। बेटा आप ऊपर आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, ठीक है, लेके आओ बेटा। जो ऊपर है उसका नहीं है बेटा, वो नहीं है अभी। कहाँ जा रहे हैं? आजा, दौड़ के आओ। सॉल लेकर के जरा आ जाओ, सॉल लेकर। गार्जियन है, जा सॉल दे दो। कितने गार्जियन? एक ही सॉल, वो बस एक ही सॉल दे दो। हाँ मम्मी भी आ। नहीं बेटा ये नहीं, प्लेट दे देना। मैं अनुरोध करूंगा सर को कि कृपया इन बच्चों को सम्मानित करने का कार्य करें। जाइए। अभय नारायण इनके पिताजी हैं। सायमा परवीन, सामिया परवीन, सामिया परवीन, सामिया परवीन 2nd रैंक 2022-23 गत वर्ष के। कुंदन चौरसिया, संख्या ज्यादा, कृपया जाते भी रहिए साथ में। जो नहीं आए हैं वो रहे।
उम्मे कुलसुम, झिलमिल गुप्ता, अंकुर चौरसिया एंड मोहिनी सिंह। इसके बाद आ जाइए 12th के बच्चे 2022-23 जिनका डिस्ट्रिक्ट में रैंक आया था। तान्या शाही 3rd रैंक, अदिति विश्वकर्मा 4th रैंक, विवेक मध्यसिया 5th रैंक, खुशी सोनी 5th रैंक, नुरुल्लैन अशरफ 8th रैंक, कनक त्रिपाठी 8th रैंक, सांभवी मध्यसिया 8th रैंक। इन बच्चों में से कोई भी हो तो कृपया यहां पर आ जाए मंच के पास। टोटल ये 14 स्टूडेंट्स थे जो डिस्ट्रिक्ट की रैंक में स्थान लाए थे। यहां पर हो तो आ जाइए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में 2 बच्चों को सम्मानित करने के लिए चुना गया है इसी सत्र के लिए 23-24 के लिए। हर्ष कुमार गुप्ता और नेहा राव, हर्ष कुमार गुप्ता और नेहा राव यहां पर हो तो आ जाइए। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, उधर से चले जाएगा। अच्छा। अब जो परीक्षा 2023-24 की दी गई है, जिसमें आप सभी को पता भी है कि 16 बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाए हैं, जिसमें प्रथम स्थान भी यहीं के विद्यालय का लाया हुआ है और 7th रैंक उसका स्टेट में भी रहा है। तो मैं अभी सबसे पहले बुलाना चाहूंगा उन बच्चों को जिनका 90% और 90% से ऊपर मार्क है। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है तो नाम पढ़ पाना मुश्किल हो, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स केवल हाई स्कूल में है और 38 इंटरमीडिएट में है। तो जो बच्चे ऐसे हैं ईमानदारी से यहाँ आ जाएंगे। मैं देख भी रहा हूँ जितने हैं 89.5 से लेकर के एबव के जितने बच्चे हैं वो आ जाएं। एक तरफ से मेडल लेते हुए आप निकलते चले जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। 89.5 से लेकर के जो राउंड फिगर 90 हो जाएगा उसके ऊपर के जितने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के। जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट रैंक वाले हैं वो यहीं पर रुके रहेंगे, जस्ट इसके बाद उनको सम्मानित करना है। ये जब तक ये कार्य चल रहा है मैं थोड़ा सा विवरण दे दूं। 2023-24 के लिए क्वालिटी एजुकेशन को हमने मेन अपने फोकस में रखते हुए शिक्षा का कार्य प्रारंभ से इसको किया है। इस बार जेईई और नीट की प्रिपरेशन की क्लासेज फ्री चलाई जा रही हैं, जो अभी चलते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। वह ट्रेनर भी आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो पीडब्ल्यू हो, चाहे आप एलन की बात करें, चाहे आकाश की बात करें, वहां से अलग इंस्टीट्यूशन से वो जुड़े हुए हैं। और ऐसे टीचर्स हमारे यहाँ आ करके अभी ये वीकेंड में चल रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अब ये रेगुलर मोड में किया जाएगा। और ये क्लासेज जेईई और नीट की क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए चलाई जाए जो फ्री हैं, जो अभी चल रहे हैं। उसके अलावा पीटी की क्लासेस चल रही हैं, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेहताब जी का स्पीच सुना, वही हमारे यहाँ पीटी की क्लासेस देते हैं। उसके अलावा वीआर की क्लासेस, वर्चुअल वीआर के माध्यम से, जैसे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जैसे कि बायो या ऐसे चीजें हम उनको वीआर के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं। अभी 4 बच्चे हमारे यहाँ से इसरो के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं, जो ट्रेनिंग के लिए अक्टूबर में भेजे जाएंगे। उनका इस पे ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 महीने का है। और लाइब्रेरी की व्यवस्था अलग की गई है, जैसा आप सबको लगभग पता भी होगा कि हर एक सेगमेंट की बुक्स का हमने एक अच्छा कलेक्शन किया है, जिसमें बाहर के लोग भी, जरूरी नहीं कि विद्यालय का ही विद्यार्थी हो या विद्यालय परिवार से ही जुड़ा हुआ हो, बाहर के भी लोग इसमें एंटरटेन कर सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, अपना जो पढ़ने का समय है इसमें गुजार सकते हैं। बस थोड़ी देर ही है, इसके बाद फिर ओझा सर से जिनको सवाल पूछना है वो अपने सवाल रेडी कर लें, सोच लें, क्योंकि इसके बाद वही राउंड एक होगा। तो आपके अगर कोई सवाल है तो कृपया वो याद कर लें, उसे तैयार कर लें। ज्यादा हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, कुछ ही प्रश्न लेंगे।
अरविंद पांडे जी जहां पर भी हो स्टेज के पास आ जाइए। अरविंद पांडे जी अध्यापक जहां पर भी हो मंच के पास आ जाएं। मैं अनुरोध करूंगा आप लोग रुके, अभी कार्यक्रम अच्छा है, थोड़ा समय दीजिएगा। कहाँ है? मैं पुनः कहूंगा कि सम्मान कराने का कार्यक्रम, सम्मानित करने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ अचानक बीच में कि जल्दी ही सर के लिए ये सेशन कंप्लीट कराना था, इसलिए रुक गया है। वो अभी कार्यक्रम होना है, तो थोड़ा आप समय देंगे। बहुत अच्छे कार्यक्रम है जो यहाँ प्रस्तुत हुए होने हैं। 5 ऐसे मैं बता दूं कि एक अच्छे खोज हैं जिनको साइंस के प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आप सभी को दिलचस्पी होगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा वो।